एक ऐसा नेता जिसे कुछ लोग दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस मानते हैं और कुछ लोग दुनिया का सबसे बड़ा थ्रेट मानते हैं, क्योंकि लोग इनको एक डिक्टेटर की तरह देखते हैं। आमतौर पर एक डिक्टेटर सिर्फ अपने देश से मतलब रखता है, दुनिया में कौन क्या कर रहा है उससे ज्यादा मतलब रखते नहीं है, जैसे नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट किम और चाइना के शी जिनपिंग। लेकिन ट्रंप के केस में ये केस पूरा उल्टा है। ट्रंप अपने देश के लोगों के लिए ना सही लेकिन दुनिया के लिए एक प्योर डिक्टेटर जैसे है। आपको क्या लगता है, ट्रंप एक पॉलिटिकल मास्टरमाइंड है या फिर एक साइको और डिक्टेटर है? ये आपको इस वीडियो के लास्ट तक पता लग जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दो कि ट्रंप बहुत ही रिच और हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनका पॉलिटिकल करियर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से भरा है, जैसे हमारे पीएम मोदी जी हैं जो पहले चाय बेचते थे। लेकिन ट्रंप के साथ ऐसा नहीं है, उन्होंने गरीबी देखी भी नहीं है और वो अभी भी एक बिजनेसमैन है। और इनका ये बिजनेस माइंड किस तरीके से जियो पॉलिटिक्स को मोड़ कर रख देता है, आगे आपको पता चल जाएगा। 2016 में ट्रंप हिलेरी क्लिंटन को हराकर पहली बार यूएस के प्रेसिडेंट बनते हैं और तब भी इनका एक ही नारा था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। प्रेसिडेंट बनते ही इन्होंने आतंकवादियों से यूएस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑर्डर पास किया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13769। इसके अंडर इन्होंने 7 मुस्लिम कंट्रीज के सिटीजन्स को यूएस में आने पर बैन लगा दिया। इन 7 देशों में ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन, ये सारे देश थे। और ऐसे डिसीजन ट्रंप जैसा नेता ही ले सकता है। सोच कर देखो, अमेरिका में इतने आतंकी हमले नहीं होते जितना इंडिया के पास्ट में हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं, जैसे पहलगाम हमला। लेकिन ट्रंप ने 7 मुस्लिम देशों के टूरिस्ट पर बैन लगा दिया। वही हमारे देश में क्या होता है, पाकिस्तान के सिटीजन आते हैं, भारत में रहते हैं, वोट भी करते हैं, लेकिन भारत सरकार को पता तक नहीं चलता। अब इसके बाद ट्रंप का एक और स्टेटमेंट आता है कि ये पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर निकल जाएंगे। 2017 में ये अनाउंसमेंट करते हैं और 4 नवंबर 2020 को ये बाहर निकल जाते हैं। देखिए, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट बेसिकली एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसमें 190 से भी ज़्यादा कंट्रीज शामिल है। इसका पर्पस है क्लाइमेट चेंज को रोकना और ग्लोबल वार्मिंग को लिमिटेड रखना। आपने बहुत बार सुना होगा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं या फिर मौसम में चेंजेस हो रहे हैं। इन सारे प्रॉब्लम्स का डायरेक्ट लिंक क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से है। अब ट्रंप का कहना था कि पेरिस एग्रीमेंट अमेरिकन इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, स्पेशली कोयला और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए। ट्रंप का मानना था कि ये एग्रीमेंट अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के खिलाफ है और डेवलपिंग कंट्रीज को ज़्यादा बेनिफिट देता है और डेवलप्ड कंट्रीज पर जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। The Paris Accord would undermine our economy and put us at a permanent disadvantage to the other countries. अब इन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पेरिस क्लाइमेट के हिसाब से जो डेवलप्ड कंट्रीज जैसे अमेरिका हो गया, इनको डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनको फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देना होता है, जिससे डेवलपिंग कंट्रीज ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सके। बाद में बाइडेन के पावर में आने के बाद वो इसको दोबारा से ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन जब 2025 में ट्रंप फिर से प्रेसिडेंट बनते हैं तो इसको फिर से एग्जिट कर देते हैं। अब इसके अलावा ट्रंप ईरान न्यूक्लियर डील, जिसको JCPOA यानी कि जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है, इससे भी बाहर निकल जाते हैं। होता क्या, 2010 में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने ईरान पर बहुत बड़ा फाइनेंशियल सैंक्शन लगा दिए हैं, क्योंकि इनको शक था कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहा है। अब इन सैंक्शंस की वजह से ईरान इंटरनेशनल मार्केट में अपना पेट्रोलियम नहीं बेच पा रहा था। इनका जो $100 बिलियन का फॉरेन रिजर्व था उसको भी सीज कर दिया गया था, जिससे ईरान की इकोनॉमी पूरी तरह से टूट गई थी। इनका जो करेंसी था वो पूरी तरह से गिर गया था। अब फाइनली 2015 में जाके ईरान और अमेरिका के साथ जिन देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब था, जैसे चीन, फ्रांस, रूस, जर्मनी और ब्रिटेन, ये सारे कंट्रीज ईरान न्यूक्लियर डील पर एग्री हुए। इसके अकॉर्डिंग ईरान के ऊपर से सारे सैंक्शन हटा दिए जाएंगे, लेकिन इसके बदले एक टीम बनाई गई, IAEA, जो कुछ सेंसिटिव जोन है यूरेनियम से रिलेटेड, उनके सारे जगहों को IAEA टाइम टू टाइम चेक करेगा कि कहीं ईरान न्यूक्लियर बम ना बनाए। लेकिन ट्रंप ने 2018 में अमेरिका को इससे बाहर निकाल दिया, जो मेन लीडर था समझ लो। अब इससे बाहर निकलने के बाद ट्रंप ने फिर से सैंक्शंस लगा दिए ईरान पर, और आज की डेट में भी ईरान दुनिया में सबसे ज़्यादा यूएस सैंक्शन झेलने वाला देश है। और ट्रंप के इससे बाहर निकलने के बाद फिर से इजराइल और ईरान में टेंशन शुरू हो जाते हैं। देखिए, अगर आप जियो पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आपको पता होगा कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है। प्रेसिडेंट बदलने के साथ साथ इनकी जियो पॉलिटिक्स भी बदलती रहती है। इंडिया के केस में क्या है कि हमारे नेता देश के अंदर कितना भी आपस में लड़ाई झगड़ा कर ले, लेकिन जियो पॉलिटिक्स इस तरीके से नहीं बदलती, चाहे कोई भी सरकार है। ऐसा नहीं कि कोई सरकार चाइना या अमेरिका से बहुत नफरत करती है तो वो उसके साथ ट्रेड वगैरह बंद कर दे, और दूसरी सरकार उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है तो वो सब शुरू कर दे। भारत में ये नहीं होता। हमारी फॉरेन पॉलिसी काफ़ी स्टेबल रहती है, जबकि अमेरिका में इसका उल्टा होता है। जैसे पहले जो बाइडेन पूरी तरह से यूक्रेन के सपोर्ट में थे, लेकिन ट्रंप के आते ही इन्होंने अपना सपोर्ट वापस ले लिया था, क्योंकि इन्होंने चुनाव के दौरान कहा था कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूं तो रसिया यूक्रेन वार 24 घंटे में ख़त्म करवा दूंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन इसके बाद ट्रंप ने युद्ध के सिलसिले में यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुलाया और उनको फटकार लगाई और कहा कि आप कार्ड खेल रहे हो।
और वर्ल्ड वार 3 की तरफ जा रहे हो। You're gambling with World War III. लेकिन असली गेम तब शुरू होता है जब यूएस यूक्रेन के साथ एक एग्रीमेंट साइन करने की बात करता है, जिसमें यूएस यूक्रेन के रेयर अर्थ मटेरियल्स पर एक्सेस लेने की बात करता है, जिसके बदले अमेरिका यूक्रेन की लॉजिस्टिक सपोर्ट करेगा। लेकिन पहले तो यूक्रेन इस पर एग्री नहीं होता, लेकिन जब ट्रम्प बोलते हैं कि अगर तुम नहीं मानोगे तो अमेरिका अपना सपोर्ट वापस ले लेगा और हम तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे वार में, बाद में जेलेंस्की इसके लिए एग्री हो जाते हैं और 50% रेयर अर्थ मटेरियल्स, जिसमें लिथियम, टाइटेनियम, ऐसे टोटल 22 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, अब इनके 50% पर यूएस का अधिकार होगा। पावर में आने के बाद इन्होंने एक वार ही शुरू कर दिया, टैरिफ वार, जिसमें इन्होंने सारे कंट्रीज़ पर एक तरह का टैक्स लगा दिया कि अगर आपका सामान अमेरिका में बिकेगा तो इतना % आपको टैक्स देना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा झटका तो इन्होंने चाइना को दिया था, 245% टैरिफ इन्होंने चाइना पर लगा दिया था और इसके बदले में चाइना ने भी 125% का टैरिफ लगा दिया यूएस पर। तब बाद में अमेरिका को ही झुकना पड़ा और चाइना के साथ टेबल टॉक करके टैरिफ हटाना पड़ा। लेकिन ट्रम्प का बिजनेस माइंड यहीं नहीं रुकता, ये एक कदम और आगे जाते हैं। इन्होंने एक गोल्ड कार्ड बनाया, लगभग 40 करोड़ रुपए में उसको बेचना शुरू कर दिया कि अगर कोई यूएस का परमानेंट सिटीजन बनना चाहता है तो वो 40 करोड़ देकर ये गोल्ड कार्ड खरीद सकता है और लाइफ टाइम के लिए अमेरिका में रह सकता है। और अभी रिसेंटली एक और न्यूज आई कि ट्रम्प रेमिटेंस टैक्स लगाने वाले हैं उन लोगों पर जो यूएस में जॉब करते हैं और पैसा कमाकर अपने देश में भेजते हैं। यहाँ कई हजार करोड़ रुपए का लॉस होगा इंडिया के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडियंस है जो यूएस में जॉब करते हैं। इसके पहले इन्होंने कई सारे बयान दिए थे, जैसे कनाडा को यूएसए का 51st स्टेट बनाने का प्रपोजल दिया था, ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कही थी और अभी रिसेंटली ट्रम्प सऊदी अरब गए थे ट्रेड डील के लिए और उन्होंने सऊदी को $600 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करने के लिए मना भी लिया। लेकिन इसके बदले में ट्रम्प ने यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट अहमद अल सारा, जिसको मोहम्मद अल गोलानी भी कहते हैं, ये पहले आतंकी संगठन अल-कायदा के लिए काम करता था, जो कि अब सीरिया का प्रेसिडेंट है। ट्रम्प इससे मिलते हैं, बाकायदा इसकी तारीफ करते हुए इसको यंग और अट्रैक्टिव बताते हैं और कहते हैं कि मैं सीरिया के ऊपर से सारे सैंक्शंस हटा दूंगा। हैरानी की बात यह है कि कभी अमेरिका ने ही इस पर $10 बिलियन का इनाम रखा था और आज ट्रम्प इससे हाथ मिला रहे हैं। इसका साफ साफ मतलब ये है कि ट्रम्प पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया था कि ट्रम्प का बिजनेस माइंड पूरी तरह से दुनिया के लिए एक खतरा बन सकता है और बस इसीलिए इंडियंस और इंडियन गवर्नमेंट अमेरिका पर कभी भरोसा नहीं करते। एक बार के लिए चाइना पर भरोसा कर लेंगे लेकिन अमेरिका पर नहीं करेंगे, क्योंकि इनका हर एक प्रेसिडेंट अपने इंटरेस्ट से काम करता है। इनके फॉरेन पॉलिसी की कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई छोटा देश इनके खिलाफ जाने की कोशिश करता है तो ये उसकी सरकार गिरा देंगे, जैसा इन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ किया है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और मुझे पता है कि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।